आज का दंगल मणिपुर के मुद्दे पर भारत माता के नाम की सियासत पर है। मणिपुर पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। 60 सांसदों ने अपनी बातें रखी। 20 घंटे तक की चर्चा हुई और इस 20 घंटे में प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 12 मिनट और गृह मंत्री ने 2 घंटे 7 मिनट तक का भाषण दिया। राहुल गांधी का भाषण 37 मिनट का था और तीनों ही नेताओं की ओर से पीएम ने करीब 42 मिनट, गृह मंत्री ने 40 मिनट और राहुल गांधी ने 16 मिनट तक मणिपुर से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। यह मणिपुर पर फिक्र और गंभीरता का आलम था, लेकिन इस पूरी चर्चा में भारत माता के नाम पर सियासत शुरू हुई है, जो शायद 2024 के चुनाव तक यूं ही चलने वाली है। राहुल गांधी ने मणिपुर के हालात को लेकर एक बार फिर से कहा है कि सरकार ने मणिपुर पर भारत माता की हत्या कर दी है। कल ही संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सत्ता के बिना कांग्रेस पार्टी का यह हाल है कि भारत माता की हत्या की कामना कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मणिपुर के बहाने भारत माता के नाम पर बीजेपी कांग्रेस में सियासत हो रही है? क्या अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी के हमले के पीछे विपक्षी एकजुटता ही बड़ी कामयाबी है? मणिपुर की समस्याओं को मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मणिपुर गए तो मणिपुर के दशा देखा। इन्होंने मणिपुर की बात की तो मणिपुर, दिस इज योर बिगेस्ट फेलियर। जब मणिपुर की जातीय हिंसा, आज उन्होंने 2 मणिपुर आपने बना दिए। मैं आपकी भलाई की बात बताता हूँ। 21 दिन 17 बैठकें और अनगिनत शो। इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति संसद में इस मानसून सत्र की यही कहानी रही। संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूँ। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है। सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में पूरे सत्र राजनीति हुई, मुद्दे की बात नहीं। What about Haryana? What about Chhattisgarh? संसद के अंदर से बाहर तक सिर्फ शोर हुआ, समाधान की चर्चा नहीं। और जब ये शोर वाली सियासत समापन की ओर बढ़ी तो पूर्णाहुति तक मुकाबला एक तरफा दिखा, लेकिन दावा फिर भी दूसरी तरफ से बरकरार। रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। अरे भाई भ्रम में रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? भ्रम में रहने दीजिए। कल तो चौके छक्के की बात कर रहे थे, विपक्ष का गुगली उनको समझ में आएगा। समय 2019 में भी आया था। पीएम मोदी कहते कि 5 साल समय दिया, फिर भी विपक्ष तैयारी नहीं कर सका। अब विपक्षी दलों का विश्वास और एनडीए की कामयाबी पर पीएम मोदी को इतना विश्वास है कि 2018 में ही 2023 का विश्वास की डेट फिक्स कर दी थी। 2023 में 2028 की पेशगी कर डाली। 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। भाई लोग का सिर्फ बोलना है, बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी? ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है। 3 नंबर पे बताओ। एक तरफ 26 दलों वाला नया नवेला गठबंधन 63% की वोट शक्ति के सामने 37% वाली बीजेपी को हराने का हौसला बांधे खड़ा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी उस गठबंधन की भविष्यवाणी किए जा रहे हैं। उनको परेशानी है ही न जी। अब इतनी पार्टियां एकजुट हो रही है, परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान। हम लोग ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। ये लोग घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। आप कह सकते हैं उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी पहले से जो है बदला हुआ नजर आ रहा था। कोई दम नहीं था। जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। नए हौसले और नए विश्वास के साथ नया गठबंधन संसद से सड़क तक लड़ रहा है। इस गठबंधन के सूत्रधारों में से एक नीतीश कुमार को तो ये भी लगता है कि 2024 के चुनाव में उनके साथ और दल जुड़ने वाले हैं, जो अभी डर रहे हैं।
जब चुनाव शुरू होगा तो और कुछ पार्टियां भी आ जाएंगी। अभी उनके डर से लोग अलग रहता है, लोग गड़बड़ भी कर सकते हैं, कुछ लोग जान लीजिए। डर की डगर पर उम्मीद का हाथ थामे नीतीश कुमार ही नहीं, देश भर के 26 दल 2024 के चुनावी रणक्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, जहां मुकाबला उस एनडीए से जिसने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान 9 साल के कामकाज और देश में हुए बदलाव का दावा किया है। आज तक ब्यूरो। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से 2024 का एजेंडा सेट किए जाने की कोशिश की गई। लंबे चौड़े भाषण के जरिए अपने अपने दांव चले गए, लेकिन हमने आपको जानकारी दे दी कि मणिपुर के मुद्दे पर किसने क्या क्या और कितनी देर तक बोला। फिलहाल इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आज नए सिरे से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का हमला बोला और फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर किस तरह किया है पलटवार, दोनों नेताओं को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। कभी भी ये लोग भारत माता और भारत माता की जय नहीं बोलते थे। मैंने बहुत बार, मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताता हूं, यही कांग्रेस के कालखंड में, कांग्रेस के सरकार के समय में भारत माता की जय बोलने के कारण केस लगा दिया गया। लेकिन वो लोग अभी भारत माता के बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मुझे अच्छा साइन, एक तरह से अच्छा साइन है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के कारण अभी इन लोगों को भी भारत माता की जय बोलना पड़ रहा है और भारत माता करके स्वीकार करना पड़ रहा है। भारत माता की हत्या शब्द को सदन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल किए, तो उसके बाद प्रहलाद जोशी उसका जवाब देते हुए। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आपका ही रुख करते हुए, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी ओर से कहा गया कि बीते 18-19 सालों से मैं सांसद हूं, लेकिन जिस तरह की स्थिति मणिपुर में बनी हुई है मैंने कभी पहले नहीं देखी है। दरअसल बीजेपी वहां की आग को बुझाना ही नहीं चाहती, वो वहां की आग को जलाए रखना चाहती है। क्या है जवाब इस पर? देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी न भारत को जानते हैं न भारत माता को जानते हैं। भारत माता जीवंत हैं, भारत माता अजर हैं, भारत माता अमर हैं। भारत माता एक भाव है, एक भावना है जो 140 करोड़ भारतीयों के दिल में अनवरत लगातार धड़कती रहती है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत मां की हत्या कर दी गई, मुझे लगता है कि ये इतने निंदनीय शब्द हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी को क्या उनकी पूरी पार्टी में कोई समझाने वाला नहीं है कि आपने जो कहा ये आपकी स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, आपकी समझदारी की कमी हो सकती है, लेकिन क्या पूरी कांग्रेस पार्टी आज उनके इस स्टेटमेंट के साथ खड़ी हुई है? और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी इस बात को दोहराने का काम कर रहे हैं कि भारत माता की हत्या हो गई है। मुझे लगता है कि यह भारत के सभी नागरिकों की भावना को दुख पहुंचाने वाला वाक्य है। राहुल गांधी को अपने इस वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए और केवल संसद की कार्रवाई से भारत माता की हत्या हटाने जैसा शब्द नहीं है, ये पूरे देश को चोट पहुंचाने वाला शब्द है, पूरे देश के देशभक्त नागरिकों की भावना को ठेस पहुंचाने वाला शब्द है। राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन मणिपुर में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आज उसका 100वां दिन है।
100 दिनों में अगर वहां की स्थिति में सुधार नहीं आया है तो राहुल गांधी सलाह दे रहे हैं कि वहां पर आर्मी को भेज दिया जाए, 2-3 दिनों में उसकी वहां की स्थिति पूरी तरह से सुधर जाएगी। मानेगी सरकार उनकी बात को? देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी उसी प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं जैसा उनकी दादी ने किया है। देश जानता है कि कैसे 1966 में 5 मार्च को वायुसेना भेज करके मिजोरम का क्या हाल किया था। आप भारत की भूमि पर भारत के नागरिकों पर सैन्य प्रयोग करेंगे और इस प्रकार का सैन्य प्रयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। कितना बड़ा नरसंहार होगा इससे। 6 वर्षों में पिछले मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार ने ही किस तरह से मणिपुर को शांत स्टेट बनाने का काम किया था। किसी प्रकार का कोई कर्फ्यू नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेड नहीं होता है, लेकिन 6 वर्षों के बाद कहीं एक घटना घटती है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, और उसके बाद हिंसा की घटनाएं वहां लगातार होती हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हिंसा की घटना का होना बहुत दुखदाई है और राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ, केंद्र सरकार के सामंजस्य के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर पूरी तरह से डिप्लॉय की गई हैं। लगातार हिंसा को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये बार बार पेट्रोल डालने का प्रयास करते हैं, केरोसिन डालने का प्रयास करते हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं। आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए कि आपकी सरकार में रहते हुए पूरे नॉर्थ ईस्ट की आपने क्या दशा कर रखी थी। बार बार वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के राज में नॉर्थ ईस्ट की क्या स्थिति बनी हुई थी। और राहुल गांधी ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम सब ने बहुत गौर से सुना। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया, उसमें सिर्फ वो 2 मिनट बोलते हुए नजर आए, जबकि फैक्ट चेक करने पर हमें यह जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री ने जो 2 घंटे 12 मिनट तक का भाषण दिया, 42 मिनट तक पीएम ने मणिपुर पर बोला। गृह मंत्री ने 2 घंटे 7 मिनट का जो भाषण दिया उसमें उन्होंने 40 मिनट तक बोला, जबकि राहुल गांधी ने मणिपुर से जुड़े मुद्दे पर टोटल 37 मिनट तक अपनी पूरी वक्तव्य रखा और 16 मिनट तक मणिपुर पर भाषण दिया। तो मणिपुर पर सरकार की ओर से जो जवाब आया, क्या उससे संतुष्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, हम इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते। 80 दिन तक प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमें कोई रास्ता दिखाइए, आप देश के बड़े नेता हैं, आप मार्ग प्रशस्त करेंगे। प्रधानमंत्री जी 80 दिन तक मौन साधे रहे। अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा, हमारे पास संख्या बल नहीं था। सरकार गिराने के लिए नहीं, भारत के और मणिपुर के मनोबल को उठाने के लिए हम अविश्वास का प्रस्ताव लाए। प्रधानमंत्री जी ने 80 मिनट तक मणिपुर का म नहीं बोला चित्रा जी। उसके बाद मजबूरी में हमने जब वॉकआउट किया तो प्रधानमंत्री जी को फिर उनकी छवि की चिंता सताने लगी और उन्होंने मणिपुर पर बोलना प्रारंभ किया। मुझे बहुत दुख हुआ, मणिपुर पर जब अविश्वास का प्रस्ताव था, प्रधानमंत्री जी ने बोलना क्या प्रारंभ किया जानती हैं आप? वो कहते हैं कि अविश्वास का प्रस्ताव मेरे लिए सौभाग्य लेकर आया है, क्योंकि 18 में भी जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था और तो मेरी सरकार बन गई थी। चित्रा जी, क्या एक सैनिक की पत्नी को नग्न करके घुमा दिया जाना प्रधानमंत्री के लिए मेरे देश के सौभाग्य का विषय हो सकता है? क्या एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 80 वर्ष की पत्नी को जिंदा जला दिया जाना मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए सौभाग्य का विषय हो सकता है? क्या 4000 ऑटोमेटिक वेपन्स लूटना, 60,000 लोगों का विस्थापित हो जाना, देश के राज्य मंत्री का घर जला दिया जाना, क्या प्रधानमंत्री के लिए सौभाग्य का विषय हो सकता है? नेता प्रतिपक्ष ने जब मणिपुर पर बोला तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो सब गुड़ गोबर कर देते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की संवेदनाओं को व्यक्त करना गुड़ गोबर नहीं। और अंतिम वक्तव्य क्या दिया प्रधानमंत्री जी ने? उन्होंने कहा, मैं प्रतिपक्षी दलों को कहता हूं कि अगली बार कोई अविश्वास प्रस्ताव लाओ तो उसमें इनोवेशन ढूंढना, उसमें क्रिएटिविटी ढूंढना। अरे तैयारी के साथ आने की सलाह दी है। ठीक है जी, वहां भारत माता आपकी बात बेहद महत्वपूर्ण है अभय दुबे जी, और आज जो बातें कही गई हैं राहुल गांधी की ओर से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन राहुल गांधी की अगर हम संसद की स्पीच को उठाकर देखें तो बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर उनको इतनी ही मणिपुर की चर्चा रहती तो फिर भारत जोड़ो यात्रा पर पूरा फोकस और जोड़ों के दर्द पर पूरा स्ट्रेस देकर बात नहीं करते राहुल गांधी। उन्होंने भी तो 16 मिनट ही बोला ना 37 घंटे के अपने भाषण, 37 मिनट के अपने भाषण में। तो संजीदा कौन कहां पर है ये तो सबके भाषण से समझ में आ गया। अगर उधर से ऐसी स्थिति है तो उधर से भी ऐसी स्थिति है। 48 घंटे वहां दर्द बांटने के लिए खुद राहुल गांधी जी गए। वहां इंडिया का दल 48 घंटे गया चित्रा जी, और राहुल गांधी जी ने वो बात इसलिए कही थी कि आपके मन से अहंकार निकालना पड़ेगा, तब आप वहां पर व्यथा जान सकते हैं। और भारत माता कोई भौतिक सीमा नहीं है, भारत माता भाईचारा है, भारत माता संवेदना है, सदाशयता है, सदाचार है, जो भारत का मणिपुर में हत्या कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी, आपने राजनीति की शुद्ध, और आपने कहा कि अमित भाई ने 2 घंटे तक भाषण दिया। अमित भाई ने सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की कि वो वीडियो कैसे जारी हो गया। किसान से लेकर
कलावती तक अमित भाई ने सदन में झूठ बोला। और आज मुझे दुख हुआ, जिस मिजोरम को बचाने के लिए इंदिरा जी ने पूरे प्राण से अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उस पर प्रधानमंत्री जी प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अरे आप जानती हैं, असम राइफल के दफ्तर पर वहां पूर्वी पाकिस्तान और म्यांमार से ऑपरेशन चलाया जा रहा था, चीन उसमें शामिल था, हमारी सेना के कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया, तब इंदिरा जी को, और 3 हफ्ते हुए थे सिर्फ प्रधानमंत्री बने, वहां राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी जी ने वहां भारत के सैनिकों की रक्षा की, उनको निकाल कर लेकर आए, और उस पर आप सवाल खड़ा करते हैं। अरे अविभाज्य भारत के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर दिया इंदिरा जी ने, उन पर प्रश्न खड़ा करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता। मेरे ठीक है, लेकिन 1993 का जो जिक्र किया जा रहा था गृह मंत्री की ओर से, उसमें तो नहीं पीएम की ओर से कोई स्पष्ट वक्तव्य दिया गया ना, एमओएस की ओर से उस समय अपनी बातें रखी गई थी। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है, भारत माता की हत्या से किस तरह का संदर्भ वो बता रहे हैं। अब राहुल गांधी की ओर से आज ये भी कहा गया कि मैतेई और कुकी दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरी बढ़ गई है कि दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। मैतेई समुदाय के पास जाओ तो वो कहते हैं अपनी सिक्योरिटी में किसी कुकी व्यक्ति को नहीं लेकर आइएगा वरना उसकी हत्या हो जाएगी। सेम वही कुकी समुदाय की ओर से भी इस तरह का वक्तव्य दिया जाता है। तो अगर इतनी ज्यादा दूरियां हैं तो उसको पाटने का काम सरकार की ओर से तत्काल किए जाने की जरूरत है। उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी? सवाल तो सबसे बड़ा यही है। देखिए, बड़ी बेशर्मी के साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता राहुल गांधी के इस वक्तव्य का अब भी बचाव कर रहे हैं कि भारत माता की हत्या हो गई। क्या भारत मां की हत्या हो गई तो भारत में चेतना नहीं बची है? क्या भारत के देशभक्त नागरिकों के मन में जिस भारत माता की जय की बात हम करते हैं, आपने उसको अब निष्प्राण कर दिया है और उसमें प्राण नहीं बचे हैं? ये किस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? आपके शब्द किस प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं? अभय दुबे जी, आप तो कम से कम पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया तो देश मान सकता है कि राहुल गांधी कई बार कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके इस बयान को जस्टिफाई न करें। क्या आप गुलामी की मानसिकता में एक परिवार के लिए इतना गिर जाएंगे कि आप भारत माता की हत्या को भी जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं? कुकी और मैतेई के बीच में किस प्रकार का संघर्ष पहले होता रहा है, किस प्रकार की उसकी ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, और किस प्रकार से रचनात्मक करना हमेशा लंबा प्रोसेस होता है। कभी भी दरारें पड़ जाती हैं तो उसको पाटने में समय लगता है। हम लगातार विश्वास बहाली के लिए, दोनों के बीच में शांति बहाली के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए यह पीड़ा एक अवसर के रूप में दिखाई पड़ रही है। इनको पीड़ा पश्चिम बंगाल में नहीं दिखाई पड़ती है, इनको पीड़ा राजस्थान में नहीं दिखाई पड़ती है, इनको पीड़ा बिहार में नहीं दिखाई पड़ती है, इनको पीड़ा छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई पड़ती है। वहां मां बहनों की आबरू की कीमत क्या मणिपुर की कीमत से अलग है? क्या अलग है? क्या केवल वीडियो जारी हो जाते हैं तो पीड़ा ज्यादा बढ़ जाती है? किस प्रकार की नृशंसता की गई है राजस्थान में, और नृशंसता के बाद राजस्थान का मंत्री खुलेआम इस प्रकार से सदन में कहता है कि यह मर्दों का प्रदेश है और मर्दों के प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। आज राजस्थान देश में सबसे नंबर 1 है रेप के मामले में। कोई नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि वो आज इस प्रकार की भाषा का आकर के प्रयोग करे। केंद्र की सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम अहर्निश जग करके लगातार वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस, देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार पर अविश्वास आपने जताया था, तो अविश्वास पर आप चर्चा होने देते, पलायन करके मैं आपके पास आऊंगी। 2 और हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हुए बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। एक बोल लीजिए, उनके सवालों पर जवाब दे दीजिए। वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रहा करती थी तो क्या हाल था। अभय दुबे जी। चित्रा जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कर आई। मैं 10 सेकंड सिर्फ ये लेना चाहता हूं। अगर आप प्रधानमंत्री जी की स्पीच को रिवाइंड करके देखेंगी तो उन्होंने खुद ने भी ये बात कही है कि कांग्रेस ने हाथ पैर काट दिए थे भारत माता के। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गंभीरता से अपनी बात रखता हूं। आप चाहे तो उठाकर देख लीजिए। लेकिन भारत माता के संदर्भों का जो राहुल गांधी जी ने बात रखी, और ये जो बात कह रहे हैं आज सबसे ज्यादा क्राइम जो है विमेंस में, वो क्राइम रेट है असम में, उसके बाद है हरियाणा में, 12 साल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बलात्कार हुए। लेकिन आज ये मुद्दा है ही नहीं। हम तुलना नहीं कर सकते उस विभत्स कृत्य से। हमने आरोप नहीं लगाए थे प्रधानमंत्री जी पे, हमने कहा था प्रधानमंत्री जी हाथ थामिए सबका, सबको साथ लेकर चलिए। आज भी वैमनस्य का भाव त्याग दीजिए। आज भी हम सब तैयार है प्रधानमंत्री जी, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप नेतृत्व कीजिए, समूचा इंडिया का गठबंधन आपके साथ जाएगा और हम सब मिलकर वहां शांति बहाली की कोशिश करेंगे। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है। ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस विषय पर कुछ हो रहा है तो वो पॉलिटिक्स ही है, दोनों ही तरफ से। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, कल जब सदन की कार्रवाई चल रही थी विजय चौक से लगातार आपसे डिबेट भी हो रही थी। अनुराग भदौरिया जी, पीएम की स्पीच को आपने भी बहुत गौर से सुना और उनकी ओर से कहा गया कि मणिपुर हमारे लिए जिगर का टुकड़ा है,
वो हमारे लिए राजनीति करने का विषय नहीं है जो विपक्षी दलों की ओर से, घमंडिया की ओर से किया जा रहा है। ये कहते हुए आप लोगों पर सख्त टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी। अनुराग भदौरिया जी, आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब कोई जिगर का टुकड़ा होता है, उसको तकलीफ होती है, तो जिसका टुकड़ा होता है वो छटपटाने लगता है। कितनी छटपटाहट थी भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया वो अभी अभी आपकी डिबेट में देखने को मिला। आपने पूछा क्या क्या कदम उठाए वहां पे शांति बहाली के लिए, तो क्या कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ तो क्या हो गया, बिहार में भी हो रहा है, राजस्थान भी हो रहा है। कमाल की बात करें आप, दूसरे प्रदेशों में जो हो रहा है वो ये आपके कदम है, ये आपका जवाब है। ये भारतीय जनता पार्टी बेसिकली शिकायतिया पार्टी है। ये शिकायत करती है, सत्ता पक्ष में रहती है तो विपक्ष की शिकायत करती है, और विपक्ष में रहती है तो सत्ता पक्ष की शिकायत करती है। जिम्मेदारी से भागती है, जिम्मेदारी कोई लेनी नहीं है, जिम्मेदारी से दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे मणिपुर पे तो आप चर्चा करने को भी तैयार नहीं थे। ये तो हम लोग इंडिया मतलब आप समझते हो पूरा हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, जब ये लगा कि आप मणिपुर की बेटियों को पार्लियामेंट में नहीं चर्चा चाहते तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और आपको खींच के पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लाया गया कि आइए आप बोलिए। 2 आई जोड़ दिया गया है और उसके बीच में भी डॉट लगा के उसके भी टुकड़े कर दिए गए हैं इंडिया के। अनुराग भदौरिया जी सुन तो इंडिया, अब आप उसमें डॉट खोजिए, टुकड़े खोजिए, बट इंडिया। दूसरी बात, भारत माता की बात करेंगे। ये भारत माता का मतलब समझते हैं? भारत माता में तो किसान आता है, किसान भारत माता के बेटे कहराते रहे ना, 1 साल तक धरने पे बैठे रहे, कहते रहे कि हमारा कानून ये जो काला कानून हमारे लिए पास मत करो। कितने किसानों की मौतें हो गई, क्या आपने चर्चा की उसके ऊपर में? यही भारत माता के बेटे बेरोजगार जो यहाँ पे युवा हैं, उनके बारे में कब आपने सोचा? कब आपने जो महंगाई है जिससे जूझ रही है हमारे घर की माताएं, इस देश के बच्चे, इस देश का हर व्यक्ति इस महंगाई से जो जूझ रहा है, क्या आपने भारत माता के बच्चों के बारे में सोचा? भारत माताओं की बेटियों के बारे में सोचा? कभी नहीं सोचा आपने। आप भारत माता का मतलब ही नहीं समझते, दिक्कत तो है। आप भारत माता का मतलब सिर्फ इतना समझते हो कि कैसे सत्ता मिल जाए। भारत माता के बच्चे जो हैं उनको कैसे हम नफरत की राजनीति की बात करें, नफरत की राजनीति में उनको उलझाए रखें और हम सत्ता पालें। ये भारत माता का मतलब नहीं होता है। भारत माता का मतलब होता है हंसती खेलती भारत माता। हर भारत माता पे, इस भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हंसता खेलता हो, हर व्यक्ति के मुंह पे मुस्कान हो। बेटी जाती हो तो चलती हो तो लगती हो कि बेटियां जा रही हैं खिलखिलाती हुई। आपका किसान जा रहा है तो गाना गाते हुए, हल लिए हुए जा रहा है, लग रहा है खुशहाल है किसान। जा रहा है यहाँ पे, अगर स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो उसको लग रहा है कि हम जब कॉलेज से पास आउट करेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा, उसके मुंह पे एक मुस्कान होगी। ये है जो आपकी समझ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। आप चौका छक्का लगाते हो। अरे चौका छक्का कभी यॉर्कर पे नहीं लगता, ना गुगली पे लगता है चौका छक्का ना। और ना हम चाहते हैं हमें यॉर्कर फेंके या गुगली फेंके। हम चाहते हैं हमें ना यॉर्कर चाहिए, ना गुगली चाहिए, ना चौका चाहिए, ना छक्का चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए प्रभु कि हमारा भारत माता का हर बच्चा खुशहाल हो, किसी बेटियों पे अन्याय ना हो रहा जिस तरह से मणिपुर में हो रहा है, उसको कैसे मैं जवाब ले लेती हूं। आपने अपनी बात रखी है, मैं जवाब ले लेती हूं। इसमें चर्चा करके ना करके आप एग्जांपल देते हो दूसरे प्रदेशों को। अभी अनुराग भदौरिया को पहले रोकिए, तो मुश्किल यही है कि अनुराग भदौरिया शुरू होते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, और बड़ी बेशर्मी के साथ अनुराग भदौरिया जैसी पार्टी के लोग भी आकर के बोलते हैं। वो अनुराग भदौरिया की पार्टी जब उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी तो इनका एक कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति रेप के खिलाफ एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, और उसके बाद भी गिरफ्तारी करने का काम नहीं किया। चुनाव में प्रचार कर रहे थे इनके नेता अखिलेश यादव, जिनके पार्टी के नेता कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, वो भी महिलाओं के अत्याचार पर अनुराग जी की बात हो जाए, जवाब पहले तरीका ठीक नहीं है, आपस में नहीं, आपस में ये तो मैं नहीं। प्लीज अनुराग जी उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए अनुराग। राकेश त्रिपाठी। अनुराग भदौरिया ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को खींच करके लेके आए। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से मणिपुर के विषय पर चर्चा के लिए तैयार थी। पहले दिन से हम इस मणिपुर के विषय पर जवाब देने के लिए तैयार थे, क्योंकि मणिपुर के बहाली, शांति बहाली के लिए जो प्रयास केंद्र सरकार को करने चाहिए थे, 38,000 पैरामिलिट्री फोर्सेज आज वहां तैनात है। आज जो प्रयास करने चाहिए थे वो प्रयास हमने किए हैं, और मणिपुर की खुशहाली के लिए, मणिपुर को सजाने और संवारने के लिए, और पूरे पूर्वोत्तर को सजाने संवारने के लिए जो जो प्रयास किए हैं, हर प्रयास को बिंदुवार तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी ने हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक एक बिंदुवार तरीके से उसको गिनाया। लेकिन ये तो पलायनवादी लोग हैं ना, पीठ दिखाकर भाग जाने वाले लोग हैं। ये कह रहे हैं हमें खींच कर लाए। अरे खींच कर लाए तो भाग क्यों गए? ये तो गली मोहल्ले के उस क्रिकेट की तरह हो गया कि पहले बल्लेबाजी कर लिया आपने, और जब गेंदबाज आपके पिटने लगे तो स्टंप उखाड़ करके भागते बने।
हिम्मत थी तो आपको जवाब सुनना चाहिए था कल प्रधानमंत्री जी का। वस्तुतः है इनको जवाब सुनना नहीं था। मणिपुर तो केवल एक बहाना है, इनको किसी न किसी तरह से सत्ता पर निशाना चाहिए था। यह सत्ता पर किसी तरह से हमला बोल करके उसको एक चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए कोई संवेदनाएं नहीं है। लड़कों से गलतियां हो जाने वाले मानने वाले लोग क्या संवेदना व्यक्त करने का काम करेंगे? और विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। आज अगर सामान्य गरीब वर्ग को हमने पक्की छत देने का काम किया है, आयुष्मान कार्ड देकर के उसके हेल्थ की चिंता करने का काम किया है, हर घर में नल से योजना से उसके घर पीने का पानी पहुंचाने का काम किया है, हर घर तक अनाज पहुंचाने का काम किया है, हर घर में शौचालय पहुंचा करके ताकि बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ कोई खिलवाड़ न करने पाए, घर के भीतर ही शौचालय पहुंचाने का काम किया। अभिषेक झा जी बहुत देर से हमारे साथ हैं। अनुराग, उसके पहले आपने जो आरोप लगाए, नहीं, ये जब महिलाओं की बात कर, अच्छा 10 सेकेंड देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देखिए प्रवक्ता की बेशर्मी देखिए आप। हाथरस में बेटी को रात के अंधेरे पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया, किसकी सरकार थी? उन्नाव में बेटी गुहार लगाती रही, उसकी मौत हो गई, उनके परिवार वालों की किसकी सरकार थी? यहाँ पे पहलवानों को घसीटा गया जो देश के लिए मेडल जीत के आई थी, देश का गौरव थी, किस तरह से उनको घसीटा गया, किसकी सरकार थी? अंकिता की हत्या हुई, किसकी सरकार थी? कितने सुनाओगे आप? लखीमपुर में चीरहरण हुआ, किसकी सरकार थी? ये आप बात करोगे यहाँ पे? ये महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ रटा रटा है, कुछ डायलॉग इन्होंने रट लिए हैं। जब जाते हैं किसी डिबेट पे उसी में अपना बड़। अरे भैया आप सरकार में हैं, महिलाओं सुरक्षा की समाधान की बात कीजिए। आप कैसे उसको समाधान करेंगे? इतिहास मत गिनाइए। इतिहास अगर इतिहास गिनाने के लिए आप पलट कर अब आप लोगों से भी ये सवाल जरूर किए जाने चाहिए। आपने हाथरस का मुद्दा उठाया, आपने लखीमपुर खीरी का मुद्दा उठाया, कई और मुद्दे आपने उठाए। उसके बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में जनता फिर से उनको क्यों मौका दे देती है, ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना कि इतने सारे मामले सामने आने के बावजूद बीजेपी पर ही कुछ मुद्दों को लेकर, जहां पर यह माना जाता है कि वहां पर तो स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन बीजेपी फिर से वहां पर जीत कर चली आती है। अभय दुबे जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले अभिषेक मैं फौरन आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि नीतीश कुमार की ओर से बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि अभी और दल 2024 के पहले जुड़ने वाले हैं इंडिया के साथ, विपक्षी दलों के साथ। अभी वो डर रहे हैं, तो ये कौन कौन से दल हैं जो अभी डर रहे हैं लेकिन बाद में प्रॉमिस कर दिया है कि वो आ जाएंगे आप लोगों के साथ? आज बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर आपने चर्चा रखी है और इंडिया का भी मुद्दा आपने उठाया है चित्रा जी। बीजेपी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर, तो आश्चर्य कैसा लाशों का शहर देखकर। आज मणिपुर के अलावा पूरे उत्तर पूर्वोत्तर में आग लगी हुई है। किस तरह की स्थिति है, न सिर्फ मणिपुर के अंदर बल्कि वो आग फैल चुकी है मिजोरम तक। नागालैंड में इन लोगों ने क्या समझौता किया है किसी को नहीं पता है। अरुणाचल में इनके खुद के सांसद बताते हैं कि चीन ने गांव बसा रखा है, लेकिन उसके बावजूद इनके हिसाब से वहां सब कुछ अच्छा और बेहतर है। गृह मंत्रालय की तरफ से क्या कहा जाता है कि लगभग 36,000 पुलिस बल वहां तैनात है। और मणिपुर की जनसंख्या कितनी है? महज 32 लाख के आसपास हो, कि मतलब 88 लोगों पर एक पुलिस बल है। उसके बावजूद इस तरह की स्थितियां वहां पर है। लगातार अभी 2 दिनों पहले मणिपुर में 6 हत्याएं होती हैं, वीडियो सामने आते हैं किस तरह से एक शहीद की विधवा के साथ सलूक किया जाता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से टाइमिंग उठाई जाती, सवाल उठाया जाता है वीडियो की टाइमिंग को लेकर के। सोचिए कि इनकी वहां की पुलिस और असम राइफल्स के बीच इस तरह की नौबत चली आती है कि एफआईआर होने तक की बात हो जाती है और ये बात करते हैं कि हम चीफ सेक्रेटरी को हटा देंगे, लेकिन हम सीएम को नहीं हटाएंगे क्योंकि सीएम हमें सहयोग कर रहे हैं। तो ये कैसा सहयोग है, ये कैसा दृश्य है जो लगातार हम देख रहे हैं। खैर, ये लोग अपने ऊपर लगे हुए इन आरोपों को धोने के चक्कर में कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन देश की जनता ने इनकी असलियत को पहचान लिया है। दूसरा, आपने कहा इंडिया गठबंधन को लेकर के अभी बहुत सारे दल हैं चित्रा जी। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सारे ऐसे दल हैं, अभी हम नाम नहीं लेंगे उनका, लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इनके साथ रहकर राजनीति कर चुके हैं, इनके साथ गठबंधन में रहकर वो घुटन महसूस कर चुके हैं कि गठबंधन में रहना है और पीठ में खंजर भोंकना है, साजिश रचनी है कि कैसे घटक दल कमजोर हो। तो आने वाले समय में आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई पड़ेंगे। जब आपकी विपक्षी इंडिया की बैठक चल रही थी उस समय में पटना में ही मौजूद थी। लालू यादव की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को दूल्हा बता दिया गया, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कहा है कि दरअसल आपस में ही सिरफुटोवल जैसी स्थिति है और यहां पर दूल्हा बनने की होड़ मची हुई है। नीतीश कुमार पर निशाना साधा क्या? अभिषेक जी, छुरियां निकलेंगी बाद में।
ये भी कहा था पीएम लालू यादव जी अपने अट्टहास के लिए नहीं, लालू यादव जी अपने अट्टहास के लिए जाने जाते हैं और बहुत प्रगाढ़ संबंध रहा है लालू प्रसाद यादव जी का राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के परिवार का। इस नाते राहुल गांधी जी के विषय में लालू प्रसाद यादव जी ने ऐसी बातें कही। अब आप सवाल उठा रहे नीतीश कुमार जी पर। नीतीश कुमार जी की तरफ से बस एक लाइन है चित्रा जी, नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है। और ये बातें उन्होंने भी कही है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी ने कई बार कही है, पूरी पार्टी इस बात के साथ है। हाँ, दूल्हे का कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी जरूर लाना चाहेगी। हाँ। इस बार का देश का चुनाव चित्रा जी मोदी वर्सेस मुद्दे पर है, उम्मीदवार मोदी वर्सेस मुद्दा। तो मुद्दा मैं जवाब ले लेती हूं अब, क्योंकि 3 विपक्षी चेहरे हैं, एक सत्ता पक्ष से हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो सभी के सवालों का जवाब राकेश त्रिपाठी देंगे। बोलिए, नीतीश कुमार पर भी अक्सर आप लोग तंज कसते रहते हैं, राहुल गांधी पर भी कटाक्ष करते रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद अब उम्मीदें खत्म हो गई हैं, ना कह दिया गया है क्या? अभिषेक जी इस बात को स्वीकार कर लें कि ना कह दिया गया हो तो ठीक है, अब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली हो और मुख्यमंत्री बने रहना स्वीकार कर लिया हो। प्रयास तो किया था, इच्छा तो इनके मन के भीतर कि कैसे देश के प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन शायद उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा, इसलिए अभी अभिषेक जी ने स्वीकार करना प्रारंभ किया। लेकिन नेता कौन होगा, यह सवाल तो अभी है ना। आपका नेता कौन होगा, आपकी नीतियां क्या होंगी, आपकी नीयत क्या है, ये सारी बातें देश की जनता जरूर जानना चाहेगी। और ये I.N.D.I.A ये जो आपने गठबंधन बनाया है ना, इस गठबंधन की कैसे गांठें खुल रही है अपने आप स्पष्ट हो रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन सबसे महत्वपूर्ण पद होता है सदन में विपक्ष के लिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन को कितना कमजोर करके रखा है। उनको आज इस अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत के लिए दिन भाषण करने तक का अवसर नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी उनको इस बात के लिए जगहसाई की स्थिति उत्पन्न करती है, तब कांग्रेस मजबूरी में उनको भाषण के लिए सामने लेकर के आती है, और इस बात की झलक उनके भाषण में दिखाई पड़ जाती है, जो इस बात की निराशा है जी। नहीं, इसी वजह से वो अपनी निराशा में, जब उनको पार्टी भीतर से सम्मान नहीं दे रही है, और उसका सम्मान क्यों नहीं दे रही है, उसका कारण स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल का जो समर्थन है, ये इनके I.N.D.I.A पे, ये पश्चिम बंगाल का ममता दीदी का समर्थन कहीं खारिज ना हो जाए। पश्चिम बंगाल के भीतर द्वंद्व है कांग्रेस पार्टी का वामपंथी दलों के साथ और ममता दीदी की पार्टी के साथ, फिर भी गठबंधन में शामिल है। बिहार में कितनी सीटें देंगे, ये कितनी सीटों पर समझौता कर पाएंगे, और ये अनुराग भदौरिया जी से पूछे ना, ये कांग्रेस को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों के लिए हाथ के पंजे की 5 उंगलियां 5 सीटें भी देने के लिए राजी हो पाएंगे क्या? सच्चाई यह है कि इनका गठबंधन विरोधाभासों से भरा हुआ है। इनमें किसी नीति पर कोई समझौता नहीं है, नेता पर समझौता तो संभव ही नहीं है। और ये नेता का नाम घोषित कर दें कि कौन नेता इनका होगा, गठबंधन की गांठें खुलती हुई ना दिखाई दे, ये सारे डॉट अलग अलग बिखरते हुए दिखाई पड़ेंगे। कहां का ईंटा कहीं का रोड़ा, जो भानुमति ने कुंबा जोड़ा है ना, ये एक एक ईंट एक एक रोड़ा सब अलग अलग दिखाई पड़ेगा। हिम्मत हो तो अपने नेता घोषित करके दिखावें। ठीक है, अभय दुबे जी वो जो आरोप लगा रहे हैं उस पर भी आप जवाब दीजिए। और सवाल ये भी है, देखिए नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो बड़ी बातें पीएम की ओर से कही गई, 2-4 बिंदु में पढ़ देती हूं, उस पर आप जवाब दीजिएगा। उनकी ओर से कहा गया कि मैं 50 बार खुद नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुका हूं। आगे वो बोलते हैं कि 1962 का रेडियो प्रसारण नॉर्थ ईस्ट को चुभता रहता है, जिस तरह की स्थिति चीन के साथ बनी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 5 मार्च को आज भी पूरा का पूरा मिजोरम शोक मनाता है। कांग्रेस सरकार ने वायुसेना से हमले करवाए थे। मिजोरम में 1966 में निर्दोष लोगों पर हमले हुए थे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस जैसा नहीं, या कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से वहां के स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की, मेरा एक इमोशनल कनेक्ट है, और वहां की स्थिति को बेहतरी के लिए, बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए लगातार बीजेपी सरकार का प्रयत्न जारी है। दुबे जी, चित्रा जी, देखिए दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले आप देखिए, पूरी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह साहब हो, प्रतिपक्ष के प्रति इतना गुस्सा, इतनी निराशा, इतनी नफरत प्रकट की, इतनी थोड़ी सी सद्भावना इसकी अपेक्षा मणिपुर पर जता दी होती तो आज सब हम मिलकर उसको शांत कर चुके होते। प्रधानमंत्री जी, चेहरा कौन होगा? आपका चेहरा है क्या आप अगले चुनाव में? नहीं है, आपका नहीं। आपकी अपेक्षा वो सीमा हैदर का चेहरा होगा, जो पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां आई है, जिसको आपके समर्थक दल ने कहा है कि हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। वो अब्बास अंसारी, वो मुख्तार अंसारी का लड़का, जिसको माफिया डॉन इंडिया का बताते थे, अब वो चेहरा होगा। वो हसन मुनशरिफ, जिस पर 40,000 किसानों का पैसा महाराष्ट्र में बच्चों के खातों में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया, वो चेहरा होगा। वो प्रफुल्ल पटेल, जिस पर आरोप लगाते थे कि दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची का साथी है, वो चेहरा होगा। वो 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप जिस पर लगाते थे अजीत पवार, वो चेहरा होगा प्रधानमंत्री जी।
आपने कहा कि इंडिया में जोड़ दिया आई, तो हां, नेशनल डिवाइसिव अलायंस, नेशनल डिस्ट्रक्टिव अलायंस में हमने आई दो जोड़े हैं, वो शांति, सद्भावना और भाईचारे के हैं। अब आपने जो आरोप लगाया नॉर्थ ईस्ट को लेकर, प्रधानमंत्री जी बस यही एक अंतर रह गया। 50 बार अगर आप गए तो सिर्फ आपके राजनीतिक दल के चुनावी रैलियां और भाषण के लिए प्रधानमंत्री जी एक प्रयास कर लिया होता इन 80 दिन में कि मणिपुर के लोगों को गले लगा लेते। आप फ्रांस में मैक्रोन को गले लगा सकते हैं, आप पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ को गले लगा सकते हैं, आप अमेरिका की संसद को संबोधित करते हैं, लेकिन हमारी संसद को जब संबोधित करते हैं जब प्रतिपक्षी दलों को मजबूरी में अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ता है। 1966 की जो जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी आपने, लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री काल में वो ऑपरेशन प्रारंभ होना था, उनकी मृत्यु हुई। उसके 6 सप्ताह बाद जहां पाकिस्तान, जहां म्यांमार, जहां चीन ऑपरेट कर रहा था, वहां हमारे सेना के कार्यालय पर कब्जा कर लिया था प्रधानमंत्री जी। तो हम देश को बचाने के लिए क्लीन चिट नहीं देते आपकी तरह कि चीन जैसी कि ना वहां कोई आया है ना घुसा है। वो इंदिरा गांधी थी, वो राजीव गांधी थे जो अपने प्राणों बड़े आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं। मुझे लगता है कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए किस तरह से घमंडिया शब्द का इस्तेमाल किया और विपक्षी दलों पर क्या निशाना साधा, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का, आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। अनुराग भदौरिया जी, सुन लिया आपने प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का काम किया है बेंगलोर में और यूपीए का क्रियाकर्म कर दिया। आ रही हूं अभय जी, एक बार इनकी टिप्पणी हो जाए। अनुराग भदौरिया जी, देखिए हाँ बिल्कुल। देखो, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को अपने एनडीए कब याद आया? जब उनको लगा इंडिया इतना बड़ा गठबंधन बन गया है जो राष्ट्र के हितों के लिए ये बना है। हमारा गठबंधन किस लिए है? राष्ट्र के हितों के। हमारे मुद्दे क्या हैं? राष्ट्र के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, यही तो हमारे मुद्दे हैं। हम राष्ट्र के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और ये किस पे काम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ये सत्ता के मुद्दों पे काम करना चाहती है। एनडीए की मीटिंग कभी की, जब देखा कि नहीं अब मजबूत हो गए। समझ में आते हैं अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री तो आप लोगों को 2028 के लिए भी शुभकामनाएं देते हुए गए कि अब तैयारी के साथ लेकर आइएगा अविश्वास प्रस्ताव। इस बार कमी रह गई। सुनिए, 2024 में अब जनता पूरी तरह से समझ गई है, तैयार हो गई है कि जनता समझ गई ये जो भारतीय जनता पार्टी है झूठ और जुमलों की पार्टी है। इसको काम झूठ बोलना है और शिकायतिया पार्टी है। इसको सिर्फ दूसरों से शिकायत है। इसलिए अब जनता ने तय किया, तभी तो उन्होंने एनडीए को खोजा। तभी एनडीए की मीटिंग कब हुई? कितनी बार एनडीए की मीटिंग हुई जरा बताएंगे बीजेपी प्रवक्ता? अभी खोज के लाए जो राजभर जी इनको गाली दे रहे थे, उन राजभर जी कहते हैं राजभर जी कहाँ है? राजभर जी ने हाथ उठा दिया, हाँ सर हम भी हैं, आओ आओ तुम भी आओ। उधर पासवान जी आप कहाँ चले गए? आपको तो 2 भाग में बांट दिया था। हाँ सर हम भी हैं, आओ पासवान जी तुम भी आओ। तब तक आवाज बोले राकेश जी। हाँ सर, दबाव का नतीजा रहा कि एनडीए की बैठक बुलानी पड़ गई आप लोगों को, डर गई है बीजेपी। ठीक है अनुराग जी, ओके
ठीक है चित्रा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म में किस प्रकार से विश्वास रखती है और उसका कैसे पालन करती है। ये 2014 में अकेले दम पर बहुमत पाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ रही। हमने अपने गठबंधन पार्टनर्स को सरकार भी साथ लेकर के चली। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अकेले दम पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपने साथ लेकर के चली। हम गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया जी बड़ी बातें कर रहे हैं। यूपी को यह साथ पसंद है, ये नारा भूल गए क्या? कैसे राहुल गांधी के साथ यूपी के दो लड़के हाथ में हाथ मिलाकर अखिलेश यादव जी चले थे? क्या हुआ? चुनाव खत्म और गठबंधन खत्म। गठबंधन के खत्म होने को लेकर के आपके अनुभव कैसे कैसे हैं अनुराग भदौरिया? ये उत्तर प्रदेश की जनता से लेकर के देश की जनता जानती है कि गठबंधन बनता है चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में ही गठबंधन की गांठें खुल जाती हैं। ये गठबंधन देश की जनता को किसकी बातों में ज्यादा दम दिखता है, इसके लिए 190 दिनों का इंतजार करना होगा। लोकसभा के चुनाव जिसके बाद शुरू हो जाएंगे, लेकिन अपने अपने दावे और दम दिखाए जाने की कोशिश लोकसभा के भीतर तमाम पार्टियों की ओर से की गई। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का गिर गया, सत्ता पक्ष को जीत नसीब हुई। लेकिन 2024 की पॉलिटिक्स में आगे क्या होगा, कौन से मुद्दे रहेंगे, यहाँ भी इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी उम्मीद के साथ कि नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में भी शांति का सूरज जल्दी उगाए। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।